महाराष्ट्र में सरकार बदली, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, कैसा कामकाज हो रहा है उधर? एक गया दूसरा आया, क्या फ़र्क पड़ता है। काम तो करना चाहिए ना। भगवा वर्सेस शाहरुख खान को लेकर कंट्रोवर्सी भी बरपा है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। अब जनता पैनिक है, क्या बोलेंगे जनता को आप? कि पैनिक होने का विषय तो है ही नहीं। मैं तो जो पीटीआई के माध्यम से या न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से देख रहा हूँ, उसमें ऐसा कहा है कि जो ये वेरिएंट आया है वाकई में है थोड़ा सीरियस, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जैसा उसमें कहा है कि आप मास्क लगाइए, कुछ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, भीड़ भाड़ के इलाके जहाँ हैं वहाँ पे थोड़ा मेंटेन करिए। सरकार ने अब तक कोई रेगुलर गाइडलाइंस नहीं निकाली है। मगर इस वक्त मेरे साथ एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान जी मौजूद है, बात करते हैं। वारिस जी, जिस तरह से शहर में भगवा वर्सेस शाहरुख खान को लेकर कंट्रोवर्सी भी बरपा है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला है। अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हम तो प्रवक्ता है, पार्टी की तरफ से अपनी बात रखते हैं, लेकिन एक रंग के चक्कर में भाजपा वाले ने पूरा जो देश का ध्यान है वो चीन के असली मुद्दे से भटका दिया। आज की तारीख में देश के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। चीन हमारी बॉर्डरों के अंदर आता जा रहा है। गलवान में हमने हमारे 20 सिपाहियों को देखा है किस तरह से शहीद हो गए। उसके बाद अब तवांग हो गया। अब तवांग में भी होता ही है कि 9 तारीख की रात को घटना होती है। उन्हीं का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तापिर गाव, जो अरुणाचल प्रदेश का बीजेपी का प्रेसिडेंट भी है, वो ट्वीट करता है, लिखता है कि 9 तारीख की रात को कुछ लोग घुसते हैं, फाइट होता है, हमारे 8 से 10 जवानों को चोट लगती है। 10 तारीख कुछ नहीं होता, 11 तारीख कुछ नहीं, 12 कोई अखबार दिखाता, तब 13 तारीख के दिन राजनाथ सिंह आकर पार्लियामेंट में जवाब देते, बात करते, स्टेटमेंट कि हमारी मांग तो ये है कि हमको एक डिबेट चाहिए। देश के हर नागरिक को, आपको, मुझको, सबको ये जानने का अधिकार है कि क्या चीन की तरफ पॉलिसी है मोदी सरकार की, क्या है हमारे जवानों की सिक्योरिटी। तो हमारे जवानों का मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिन्होंने चीन को खदेड़ा मार मार के भगाया। मगर देश की इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है, सबको जानना ज़रूरी है। पर मोदी खामोश है, लाल आंख नहीं दिखा रहे, 56 इंच का सीना नहीं दिखा रहे, बस एक स्टेटमेंट दे रहे। कुछ तो है राज जिसकी पर्दादारी है। आवाम में, एक जनता के बीच एक विषय चर्चा का बन गया है कोविड-19 को लेकर, इस पे क्या बोलेंगे आप? ये कोविड की जो महामारी है, इससे आप हम सब ने देखा पिछले 2 साल पहले तक क्या था। लॉकडाउन हुआ, कितने गरीबों का व्यवसाय सब खत्म हो गया, प्रोटोकॉल फॉलो किया सब ने, फिर पूरा जीते हम अल्हम्दुलिल्लाह कोविड को ख़त्म करने में। कुछ हद तक कामयाब हुए, वैक्सीनेशन लिया सब ने, बूस्टर डोजेज़ लिए, लेकिन फिर अभी चाइना में ये महामारी शुरू हुई है। तो सरकार को भाषणबाजी करने से पहले सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही है चीन से वगैरह से, वहाँ पे रोक लगानी चाहिए। वो इम्पोर्टेंट है पहला। आप वहाँ से जो आ रहा है उस पर रोक लगाइए ताकि हमारे देश के अंदर फिर से महामारी नहीं बढ़े। और मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगा कि कोविड ख़त्म हो जाए पूरी दुनिया से पहले। अभी ये चर्चा का विषय है, जनता पैनिक है, क्या बोलेंगे जनता को आप? देखिए, पैनिक होने का विषय तो है ही नहीं। मैं तो जो पीटीआई के माध्यम से या न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से देख रहा हूँ, उसमें ऐसा कहा है कि जो ये वेरिएंट आया है वाकई में है थोड़ा सीरियस, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जैसा उसमें कहा है कि आप मास्क लगाइए, कुछ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, भीड़ भाड़ के इलाके जहाँ हैं वहाँ पे थोड़ा मेंटेन करिए। सरकार ने अब तक कोई रेगुलर गाइडलाइंस नहीं निकाली है, मगर हर इंसान, हर नागरिक समझदार हो चुका है। सबको अपनी अपनी जान की, अपने अपने रिश्तेदार की, अपने दोस्तों की जान की फ़िक्र है, परवाह है, और सब अपने हिसाब से तो मैं करते ही है, एहतियात बरतते ही है, और एहतियात बरतना भी चाहिए सबको। अब सरकार के ऊपर है क्या गाइडलाइंस सरकार इशू करती है। गाइडलाइंस तो जारी हुए, लेकिन अभी ये कोविड को लेकर सियासत भी गर्म है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए ये चलाया जा रहा है। देखिए, इस पे तो मैं क्या बोलूँगा, भारत जोड़ो यात्रा तो चल रहा है, वो तो कांग्रेस का विषय है। सरकार को देखना पड़ेगा। जो भी कुछ है इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर तो कुछ नहीं है। काफ़ी लोग बेचारे, हमने हमारे दोस्तों को खोया है, रिश्तेदारों को खोया है कोविड की महामारी में। तो हम तो यही चाहेंगे कि आगे किसी की जान न जाए, सब हेल्थ रहे, सुरक्षित रहे, सेहतमंद रहे, यही सब चाहेंगे हम तो। वारिस जी, जिस तरह से 2 राज्यों में आप लोगों ने चुनाव में हिस्सा लिया था, गुजरात और दिल्ली के एमसीडी चुनाव में, लेकिन एक भी सीट पर आप लोगों को जीत हासिल नहीं हुई, और आप लोगों पे हर प्रचार में ये आरोप लगता था कि बीजेपी की बी टीम एआईएमआईएम। ये देखिए, आरोप लगाना तो इनका काम बन गया था। इनको खुद के अपने अंदर झांकते रहिए, अपने गिरेबान में झांकते नहीं कि कहाँ कमी है, कहाँ खामी है। बस इल्ज़ाम लगाना आसान है। हमने काम को ए से लेकर जेड टीम तक बना, तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, चुनाव लड़े हम, गुजरात भी लड़े, दिल्ली भी लड़े, और इंशाल्लाह आज हारे कल जीतेंगे। हमारा जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर संगठन है
अच्छा है, उसको और मजबूत करेंगे, कहाँ खामियां रही वो देख के करेंगे। मगर देखिए कांशीराम जी ने क्या कहा था, सुनिए उनकी बात मुझे याद आई। पहले चुनाव लड़ो हारने के लिए, फिर लड़ो हराने के लिए, फिर जीतेंगे। और पूरी हिंदुस्तान के अंदर जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने से डेमोक्रेसी मजबूत होती है। संविधान ने हर मुख्तलिफ पार्टी को इजाज़त दी है चुनाव लड़ने की, हमारी भी पार्टी लड़ रही है चुनाव, और एक अच्छा माहौल होता है। डेमोक्रेसी हेल्दी के लिए तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना ज़रूरी है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है, जैसा मैंने कहा, आज हारे कल इंशाल्लाह जीतेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। जनता तो बहुत ज़्यादा जनसभाओं में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही थी, ये वोट में क्यों तब्दील नहीं होती है? इस पर विचार करेंगे। अब जनता तो आ रही है, काफ़ी लोग, मतलब इतनी सभाओं में भीड़ इकट्ठा होती है, लोग सुनते हैं हमको। आज सुने, सोचेंगे, कल इम्प्लीमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। वो दिन दूर नहीं है। अभी भी आपने देखा, हमने बिहार में भी अच्छा खाता खोला है, उसमें वोट अच्छे खासे हमने लिए, गुजरात के अंदर भी, दिल्ली में भी अच्छे वोट लिए। तो एक पहली मर्तबा लड़े थे गुजरात और दिल्ली, और मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में हमारा संगठन और मजबूत होगा और हम अच्छी रीत से लड़ेंगे। और लोगों का मैंडेट है सर आंखों पर, जनता जनार्दन है, जो जनता ने फैसला किया उसको हम स्वीकार करते हैं। और हमको यकीन है कि आगे हमको जनता पूरी तरह से मोहब्बत से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी, और इंशाल्लाह मजलिस को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। महाराष्ट्र में सरकार बदली, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, कैसा कामकाज हो रहा है उधर? एक गया दूसरा आया, क्या फ़र्क पड़ता है? काम तो करना चाहिए ना। महाराष्ट्र में हम लोग, एक रिजर्वेशन का मुद्दा था मुसलमानों का, जब हम असेंबली में भी जब जाते थे हमने पूरी ज़ोरों से उठाया था कि भाई मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कमेटी के रिपोर्ट दर्शाते, सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, कि मुसलमान जो है महाराष्ट्र का पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड है। अब सरकार में रहे 15 साल तक, कांग्रेस वाले 2014 तक थे, 5% रिजर्वेशन दिया, मगर कोई पुख्ता कानून नहीं बनाया, जिसकी वजह से बीजेपी आई, उसने तो रिजर्वेशन ही हटा दिया। देखिए हमारा बात यह है कि आप मराठाओं को रिजर्वेशन दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, धनगर समाज को रिजर्वेशन दे दो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जो इतने कमेटियों के रिपोर्ट दर्शाते हैं और मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसा मुंबई के उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को एजुकेशन में मिलना चाहिए। तो सरकार उस पर सीरियसली इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं लाती? चलिए, इसके पहले तो महाविकास आघाड़ी सरकार थी, कांग्रेस था, राष्ट्रवादी था, शिवसेना था, सब थे, क्यों नहीं दिया रिजर्वेशन उन लोगों ने? और अब तो बीजेपी वापस आ गई है, गठ बना के बैठ गए ये लोग। इनकी नीयतों में खोट है। देखिए हमने हमेशा से क्या कहा है कि आप मुसलमानों को पढ़ने क्यों नहीं देना चाहते? हमारे भी बच्चे चाहेंगे कि पढ़े। वारिस पठान अपने बेटे के लिए रिजर्वेशन नहीं मांग रहा, वारिस पठान रिजर्वेशन उन बच्चों के लिए मांग रहा है जिनका अरमान है कि वो पढ़ लिख के बड़ा बने, राज्य के अन्य दूसरे नागरिकों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़े, राज्य का नाम रोशन करे, खानदान का नाम, देश का नाम रोशन करे। हम रिजर्वेशन उनके लिए मांग रहे हैं जिस माँ बाप के अरमान है कि उनका बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। और मुसलमानों को आप पढ़ने नहीं देना चाहना मतलब गलत बात है। हमने हमेशा कहा है कि मुसलमान, ये देश अगर है झाड़ तो मुसलमान इसकी जड़ है। आप जड़ों को मजबूत करिए, देश भी मजबूत होगा, झाड़ मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, अच्छे पौधे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। और एजुकेशन लेना सबका अधिकार है, मगर सरकार के कान में जू नहीं रेंगती। अभी भी हमने नागपुर के अंदर आंदोलन किया था, जब असेंबली थी, रिजर्वेशन की हमने मांग की है। सरकार जिद पे अड़ी हुई है और हमारी जिद ये है कि इंशाल्लाह हम भी लड़ते रहेंगे। जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलता हमारी लड़ाई जारी रहेगी रिजर्वेशन। अंतिम सवाल, बीएमसी चुनाव कब होंगे या टाला जा रहा है या कोई रणनीति बनाई जा रही है जीतने के लिए? कैसा देखते हैं आप बीएमसी चुनाव के जो टाला जा रहा है? देखिए बीएमसी चुनाव तो हो जाने चाहिए थे। बीएमसी मतलब पूरे महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन चुनाव का जो है टाइम तो आ चुका था, मगर सरकार किसी वजह से, शायद कुछ पेंडिंग मैटर है हाईकोर्ट में, उसकी वजह से जो भी है, लेकिन चुनाव तो आएंगे ही। और मेरी जहाँ तक जानकारी है, जो मुझे जो फीडबैक है वो हिसाब से 1-2 महीने में चुनाव आने चाहिए बीएमसी के, बॉम्बे के। रणनीति कैसी चल रही है? अरे बिल्कुल लड़ेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे। पूरे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, हर जगह हमारे कैंडिडेट्स खड़े रहेंगे और पार्टी डिसाइड करेगी कहाँ से खड़ा रखना और क्या करना। लेकिन मुझे यकीन है कि महाराष्ट्र की आवाम हमको मोहब्बत से नवाजेगी, दुआओं से नवाजेगी और इंशाल्लाह मजलिस को कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान जी बात कर रहे थे। कैमरा पर्सन मुजीब के साथ मैं जुनेद अली, भारत की तरक्की न्यूज़, हैदराबाद।